नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 आवर्स स्वदेश और मैं हूं अनुराग शाह। आपका पसंदीदा शो बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, जहां पर हम आपके निवेश से जुड़ी हुई प्लानिंग करते हैं। किन म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करना चाहिए, किस तरह से आप अपने पैसे को और बढ़ा सकते हैं। तो आज के शो में हम बात करेंगे कि किन फंड के अंदर निवेश करने से आपको फ़ायदा होगा, कैसे तैयार करें आपका बेहतरीन पोर्टफोलियो, निवेशकों के सामने कौन कौन सी जो चुनौतियां हैं उनकी जो हल है वो बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स, और कौन सा फंड आपको मालामाल करेगा। इसके बाद में हम अगले आधे घंटे में ये भी आपको बताएंगे कि जो अलग अलग निवेश के ऑप्शन है उस पर क्या टैक्स लगता है, गोल्ड, एसआईपी, घर में निवेश करने पर आपको कितना टैक्स देना होता है, कैसे करें आप अपने टैक्स की प्लानिंग भी, जिससे आपका जो निवेश है वो ज़्यादा रिटर्न दे और आप ज़्यादा कमाई कर पाए और आपका कॉर्पस काफ़ी बड़ा हो। इसके साथ साथ आप भी हमारे शो में जुड़ सकते हैं। आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, निवेश से जुड़े हुए, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए, लोन से जुड़े हुए अपने सवाल हमें भेजिए। सवाल पूछने का तरीका काफ़ी आसान है। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 9619873567, इस नंबर पर आप हमें सवाल भेजिए। आप चाहते हैं तो वीडियो बनाकर भी हमारा सवाल आप भेज सकते हैं। यूट्यूब के जरिए भी हमें आप अपने सवाल भेज सकते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं देश के दो जाने माने जानकार, जिनकी पैठ है पर्सनल फाइनेंस म्यूचुअल फंड स्पेस के अंदर, पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर, और विश्वजीत पारासर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया है। तो सबसे पहले हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ आशीष जुड़े हैं। आशीष, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो सर, मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ और थैंक यू फॉर टेकिंग द क्वेश्चन। बिल्कुल। तो आशीष, एक बार फिर अपना सवाल हमारे दर्शकों के लिए रिपीट करिए, और आपका जो सवाल है, आपके पोर्टफोलियो को और कैसे बैलेंस बनाना चाहिए, इसका जवाब पंकज जी देंगे, लेकिन एक बार आप अपना सवाल रिपीट करिए। श्योर सर। तो सर, मैं 60,000 इन्वेस्ट करता हूँ SIP, जो मैंने आपके पास नाम पहले से शेयर है। उसमें बॉटम 3 जो फंड्स है वो मेरे वाइफ के प्रोफाइल से होता है और बाकी का 30,000 मेरे प्रोफाइल से होता है। अभी जून में आई वाज ब्लेस्ड विद अ डॉटर, तो मैं चाहता हूँ उसके लिए भी तो अभी से 10-15,000 या जो भी आप सजेस्ट करोगे वो मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा। और सर, पैरेलल मेरा 2 सवाल था कि मेरे पास निपॉन स्मॉल कैप और एक्सिस ब्लू चिप है, जो कि पहले मैंने इन्वेस्ट किया था एंड दे आर गिविंग गुड प्रॉफिट। तो मैं चाहता हूँ कि उसको STP कर दूं दूसरे फंड में, ताकि मैं प्रॉफिट सेव कर सकूं। तो वही जानकारी चाहिए था, अगर आप प्रोफाइल मतलब पोर्टफोलियो रिविजिट करें और देखें अगर कुछ चेंजेस चाहिए। एंड एज आई सेड सर, लास्ट के 3 मेरे वाइफ के अकाउंट्स होता है, दैट इज 10,000 ईच, और ऊपर वाले मैं अपने पोर्टफोलियो से इन्वेस्ट करता हूँ। बिल्कुल। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई बिटिया के जन्म की। आपने अभी से ही उनके निवेश से जुड़ी हुई प्लानिंग शुरू कर दी है, तो बधाई आपको। पंकज जी, आपने देखा आशीष जी का जो पोर्टफोलियो है उन्होंने पूरा बनाया है, और अपनी बेटी के लिए भी अभी से ही वो प्लानिंग करना चाहते हैं। क्या राय होगी आपकी? अनुराग जी नमस्कार, विश्वजीत जी नमस्कार, और हमारे सभी व्यूअर्स को भी नमस्कार। देखिए, अच्छा बनाया है पोर्टफोलियो और लॉन्ग टर्म का नजरिया है। आशीष जी, कुछ सजेशन आपके लिए हैं। पहली बात, आपने जो कहा कि बिटिया के लिए एक स्कीम और ऐड करनी है। देखिए, 12 स्कीम आपके पास ऑलरेडी हैं, और उनमें से 9 स्कीम्स में आप SIP करें, एक्टिव SIP है आपकी। तो मेरी राय ये है, आप बिल्कुल पैसा बढ़ाइए, बिटिया के लिए नई SIP कीजिए, लेकिन नई स्कीम में मत कीजिए। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में स्कीम्स हैं, उन्हीं में से एक स्कीम बता रहा हूं आपको मैं, और वो होगी ICICI प्रूडेंशियल फोकस फंड। इस फंड में आप एडिशनल अमाउंट जो SIP करनी है वो शुरू कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्कीम नहीं बढ़ेंगी आपकी, अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ये कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि आप जो कह रहे हैं कि एक्सिस ब्लू चिप फंड से आपको STP करनी है। देखिए, एक्सिस ब्लू चिप फंड, जो आप एक्सिस लार्ज कैप फंड हो गया इसका नाम का, तो एक्सिस लार्ज कैप फंड जो है ये बेसिकली एक लार्ज कैप फंड नाम से मालूम चलता है, और इक्विटी स्कीम है। अब यदि आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, जैसा आपने कहा है, तो मेरे हिसाब से आपको इक्विटी में ही रहना चाहिए। तो इक्विटी से अगर इक्विटी में निवेश करना है, तो ऐसे में STP से बहुत बड़ा आपको फायदा नहीं होगा। आप एक साथ भी इसे स्विच कर सकते हैं। पहली बात तो स्विच करना है कि नहीं करना है वो इंपॉर्टेंट है।
चलिए, क्योंकि आपके पास लार्ज कैप एक्सपोजर काफी है, आप एक्सिस के मल्टी कैप फंड में स्विच कर सकते हैं, लेकिन एसटीपी नहीं, आप इसे लमसम ही कर लीजिए एक बार में ही। क्योंकि एसटीपी हम कब करते हैं? जब आप एक कम रिस्क वाले फंड से, यानी कि एक जैसे लिक्विड फंड हो गया या ओवरनाइट फंड है, उसमें पूरा पैसा पार्क कर दिया और फिर वहां से सिस्टमेटिक ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि आपका जोखिम कम हो सके। और जब आप पहले से ही इक्विटी में इन्वेस्टेड हैं और आप एक इक्विटी फंड से दूसरे इक्विटी फंड में जाना है, ऐसे में एक साथ लमसम में किया जा सकता है, वो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा इसे सिस्टमेटिकली करने के बजाय। दूसरी बात जो है निप्पॉन इंडिया को लेकर आपने पूछा कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है उसमें ऑलरेडी पैसा बन गया है, अच्छा पर आपको फायदा हुआ है, तो अब आप उसे स्विच करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ करेंगे? देखिए, मैं आप देख रहा हूँ जो टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट है 36 लाख का आपका जो लमसम पैसे इकट्ठा हो गया है, उसमें से 2 लाख रुपया आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में। तो अगर हम देखें कि परसेंटेज वाइज तो करीब करीब 6% के आसपास एलोकेशन निकल कर आ रहा है टोटल आपका जो इसमें है। अब यदि आपके पास स्मॉल कैप और भी है टोटल पोर्टफोलियो में जो लमसम हुआ है और आप कम करना चाह रहे हैं, तब तो अलग बात है। यदि टोटल एक्सपोजर आपके टोटल पोर्टफोलियो का सब मिलाकर, जो दूसरी स्कीम भी जहां पे एसआईपी चल रही है स्मॉल कैप में, वो मिलाकर 20-25% के आसपास ही है, तो मेरे हिसाब से आप स्मॉल कैप फंड में ही बने रहिए। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड अच्छा फंड है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसमें निवेशित रह सकते हैं। लेकिन यदि आपको फिर भी स्मॉल कैप एक्सपोजर कम करना है, जैसे मैंने कहा कि जो दूसरे फंड आपके पास में है उनमें भी बहुत कुछ इकट्ठा हो गया, उसकी आपने बताया नहीं कितना अमाउंट इकट्ठा हुआ है, टोटल आपने बताया 36 लाख हुआ है, बट स्मॉल कैप में कितना है इस 2 लाख के अलावा मुझे नहीं पता। अगर वो भी बहुत ज्यादा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में जा सकते हैं, लेकिन अगेन एसटीपी मत करना, एक दिन में ही एक साथ उसे आप स्विच कर सकते हैं। और रही बात गोल की, तो देखिए आपका टारगेट 8 करोड़ रुपए का है, 7 करोड़ का है, पर 18 साल में 36 लाख रुपए जो इकट्ठा हो गए वो, और 60,000 जो एसआईपी आप कर रहे हैं, इससे 7 करोड़ रुपए की उम्मीद की जा सकती है। अगर आपको 12% का सीएजीआर मिलता है तो ऑल द बेस्ट टू यू। टारगेट के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बढ़ाते रहिए अमाउंट को, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन पोर्टफोलियो में जो सजेशन मांगे थे आपने उस पर आप जरूर गौर कीजिए। बिल्कुल, ये राय है पंकज जी की। पंकज जी, आपने बहुत बारीकी से आशीष जी को राय दी। ऐसा लग रहा था कि आपको पूरा एक एक चीज आपने इसकी स्टडी की है और कहां पर उन्हें फायदा हो सकता है, किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, एक एक चीज आपने बारीकी से बताई है। क्या आपको लगता है कि इतनी बारीकी से आप दर्शकों को राय देते हैं, उससे भी दर्शकों के प्रति, दर्शकों के मन में काफी रुझान है कि ये पंकज जी से हमारा पोर्टफोलियो रिव्यू करवाइए? अनुराग जी, देखिए, मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं किसी को कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि सवाल का जवाब नहीं बल्कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली बात है, तो जितना भी इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर जो बेस्ट गाइड किया जा सकता है मेरी कोशिश होती है। और जैसे आपने कहा कि अगर सच में मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें मेरी राय पसंद आती है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल जो है सुमावित, कहाँ सुमावित, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, बताइए कहाँ से आप बोल रहे हैं और एक बार अपना सवाल रिपीट कीजिए। मैं सुमन कुमार हूँ, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश से बोल रहे मैंने हैं? पूछा। ओके, जी। मध्य प्रदेश में किस जगह से बोल रहे हैं आप? रीवा से। अच्छे, रीवा से बोल रहे हैं। तो अभी बारिश हो रही है रीवा में या मौसम कैसा है? हाँ, बारिश आते जाते रहती है, बारिश आती जाती रहती है। पूछिए, अपना सवाल पूछिए। मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है सर, उसको थोड़ा सा रिव्यू करा दीजिए। और उसमें एक और एसआईपी मुझे 5,000 का चालू करना, उसके बारे में पूछना है कि नई एसआईपी चालू करना है कि इसी में जोड़ना है। और मेरा एक और सवाल था, एचडीएफसी निफ्टी 50 है मेरे पास प्लान, उसको मैं एचडीएफ फ्लेक्सी कैप में शिफ्ट करना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो इनका जो लक्ष्य है 3 करोड़ रुपए का है, अवधि है 15 साल की, एसआईपी 31,000 रुपए की कर रहे हैं और 5,000 की एडिशनल एसआईपी करना चाहते हैं, और एचडीएफसी निफ्टी 50 की जो एसआईपी है उसे शिफ्ट भी करना चाहते हैं। और अभी जो इनके पास एसआईपी चालू है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप 5,000 रुपए और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 5,000 रुपए। तो विश्वजीत जी, कैसा है पोर्टफोलियो इनका और क्या सलाह होगी?
पोर्टफोलियो बहुत उम्दा है। सारे ही फंड टॉप क्वार्टाइल के हैं, डिफरेंट एएमसीज के हैं, सारे टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं। तो डॉक्टर साहब आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। जो दूसरा आपका सवाल है कि आप एचडीएफसी निफ्टी 50 से एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में जाना चाहते हैं, तो आपके पास ऑलरेडी एक डेडिकेटेड फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप हो या एचडीएफसी निफ्टी 50 हो, दोनों ही काफी हद तक उनमें लार्ज कैप का प्रोपोर्शन रहता है। एचडीएफसी निफ्टी 50 तो पूरा ही लार्ज कैप है, इंडेक्स फंड है। तो मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बदलाव करने में। आप मेरे ख्याल में इसी में निवेशित रहे। डिफरेंट कैटेगरी है आपके पास, एक लार्ज कैप है, मिड कैप, स्मॉल कैप, वैल्यू फंड, सारे डिफरेंट कैटेगरीज के फंड है। तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, इस पे कोई छेड़छाड़ ना करें सुमन कुमार जी। और दूसरी जो एडवाइस ये रहेगी, जो 5,000 रुपये आप और निवेश करना भी चाहते हैं, वो भी आप इन्हीं एग्जिस्टिंग फंड्स में निवेश करें, क्योंकि ये पोर्टफोलियो आपका बिल्कुल पर्याप्त है। कोई ज्यादा अब इसमें एडिशन की जरूरत नहीं है। 6 फंड है, अच्छा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, कोई छेड़खानी की जरूरत नहीं है। अगर गणित देखें तो आप 36,000 की एसआईपी कर रहे हैं। मैं ये 5,000 रुपये भी जो आप अधिक और ऐड करना चाहते हैं वो भी मैंने कंसिडर कर लिया है। 36,000 की एसआईपी अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चले तो ये करीब करीब 1,81,00,000 रुपए बन जाते हैं। और आपका अभी भी एग्जिस्टिंग जो लमसम है वो 10 लाख के करीब है वैल्यूएशन। तो ये भी अगर देखें तो ये करीब 54-55 लाख बन जाती है 15 वर्ष में, अगर 12% का सीएजीआर लेके चले। तो ये 2,35,00,000 केवल म्यूचुअल फंड से बनते नजर आ रहे हैं, और 3 करोड़ का आपका लक्ष्य है। तो मेरे हिसाब से अगर सिर्फ म्यूचुअल फंड को ही कंसिडर करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ 5% का स्टेप अप करना है हर वर्ष अपनी एसआईपी अमाउंट में, तो आप 3 करोड़ के लक्ष्य तक आराम से पहुंच जाएंगे। पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। एनपीएस में भी आप निवेश कर रहे हैं, ईपीएस में भी कर रहे हैं, वो भी एक एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। तो ज्यादा छेड़छाड़ ना करें, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, इसी में ही एडिशन करें, और कोई नए फंड की अभी आवश्यकता नहीं। नए फंड में और एडिशन की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल हमें पूछने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ रोहित कुमार। रोहित, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर नमस्ते, मैं सूरत से बात कर रहा हूँ, सूरत गुजरात से। सूरत गुजरात से बात कर रहे हैं। एक बार अपना सवाल रिपीट करिए। सर मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मेरे पास में एक्सिस फोकस का म्यूचुअल फंड है जिसमें मैंने एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया था तकरीबन 5 साल। उसमें करीब करीब 3 लाख के करीब अभी कॉर्पस पड़ा हुआ है, और मैंने उसका एसआईपी बंद कर दिया क्योंकि वो काफी अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि अभी उसके अंदर क्या करना चाहिए, उसमें से मतलब कहाँ पे किस प्रोसेस है उसमें से निकलना चाहिए, और किस फंड में दूसरे में पैसा डालना चाहिए जिससे मुझे अच्छा रिटर्न मिल सके। बिल्कुल, पंकज जी क्या सलाह होगी रोहित के लिए? रोहित जी, पहली बात यह है कि आपके पोर्टफोलियो में कितने फंड्स हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, इसको भी समझना जरूरी है। अगर मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ फोकस फंड ही है तब डिसीजन कुछ अलग हो सकता है। अदरवाइज जो आपने बात की परफॉर्मेंस की, इस फंड की परफॉर्मेंस काफी समय से सही नहीं थी, लेकिन पिछले 6 महीने में अगर आप देखें तो काफी सुधार आया है। तो जब आपको निकलना था तब तो आप बने रहे, और अब जब सुधार आ रहा है तब आप सोच रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यदि आपके पास में ये जो एक फंड है वो एक छोटा हिस्सा है आपके पोर्टफोलियो का, इसके अलावा आपके पास और भी लार्ज कैप मिड कैप फंड्स हैं, तो मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास सीमित मात्रा में फंड्स हैं और आपको इससे निकलकर ये सोचना है कि आपको एक्सपोजर जो है और थोड़ा बेहतर हो जाए मल्टीपल मार्केट कैप्स में, तो फिर एक्सिस का ही मल्टी कैप फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। एक्सिस के फोकस फंड से एक्सिस के मल्टी कैप फंड में आप स्विच कर लें। तो अगेन, अगर ऑलरेडी और फंड्स भी हैं तो रह सकते हैं कुछ समय के लिए, 6 महीने के बाद दोबारा रिव्यू करें, और अगर और फंड नहीं है तब आप इस फंड से मल्टी कैप फंड में स्विच कर लें। दूसरी बात, जहां तक कैपिटल गेन का सवाल है, देखिए आपने कब इन्वेस्ट किया था और एसआईपी कब रोकी थी, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप एसआईपी थ्रू निवेश कर रहे थे तो पिछले 1 साल के अंदर जो एसआईपी उसमें दी होंगी वो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में हो जाएंगी, उसमें जो भी गेन हुआ होगा, और उससे पहले का जो होगा वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो 1 साल का होल्डिंग पीरियड उससे ज्यादा का जो होता है वो लॉन्ग टर्म कहलाता है। तो शॉर्ट टर्म में तो जो गेन्स होंगे उस पर तो आपको टैक्स चुकाना होगा 20% के रेट से, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो एक फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम इक्विटी स्कीम, जो कि स्कीम आपकी इक्विटी स्कीम है, वो टैक्स फ्री होता है। तो यदि आपका 3 लाख पूरा बना है तो उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया था वो भी था, तो जो गेन्स हुए हैं
अगर वो सब मिलाकर 1,25,000 की ही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके ऊपर का होगा तो ही आपको टैक्स चुकाना होगा। हाँ, जो 1 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ है, पिछले 1 साल में अगर हुआ है, तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा। उसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि इससे ऊपर लगेगा। वो जितना भी गेन्स हुआ होगा, उस पर आपको 20% के रेट से टैक्स चुकाना पड़ सकता है। बिल्कुल पंकज जी, एक चीज देखी मैंने, आपने मल्टी कैप की अभी सलाह दी, इससे पहले वाले सवाल के अंदर भी आपकी पसंदीदा चॉइस मल्टी कैप थी। तो अब माना जाए कि मल्टी कैप जो है वो निवेशकों की पसंदीदा चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि वैरायटी ज्यादा है मल्टी कैप में। देखिए, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप दो ऐसी कैटेगरी हैं जहां पर आपको मल्टीपल मार्केट सेगमेंट यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह का एक्सपोजर मिलता है। अब यह है कि अगर निवेशक डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं और आपके पास सब कुछ रहे, क्योंकि फ्लेक्सी कैप हम देखते हैं अक्सर कि जैसे इस वक्त पर आप देखेंगे कि लार्ज कैप में ज्यादा एक्सपोजर है। अब अगर मल्टी कैप में देखा जाए तो यहाँ पर ईच सेगमेंट में 25% मिनिमम होना मैंडेटरी है। तो यानी कि अगर आपके पास में एक फंड है और उसके जरिए आप चाह रहे हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप सब कुछ रहे, तो मल्टी कैप लॉन्ग टर्म के भीतर है। अगर 2 फंड करने हैं तब मैं उसमें कई बार मल्टी कैप के साथ फ्लेक्सी कैप की भी राय देता हूँ, डिपेंड करता है। पर दोनों सवाल ऐसे थे जहां लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगा कि मल्टी कैप फंड इनके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। तो सर, एकदम जो नेसेयर कोई नया निवेशक है जिसको इतना समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मल्टी कैप ही ज्यादा बेहतर है निवेश की शुरुआत करने के लिए, कम से कम। बिल्कुल, अगर लंबा नजरिया है, देखिए अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो सब कुछ होना चाहिए, और एक मल्टी कैप फंड आपको सब कुछ देता है, यानी कि मल्टीपल सेक्टर्स और मल्टीपल मार्केट सेगमेंट सब कुछ मिल जाता है एक फंड से इक्विटी के अंदर। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, लॉन्ग टर्म का निवेश हो तो एक ही स्कीम से आप सब कुछ पा सकते हैं इक्विटी रिलेटेड। बिल्कुल। तो पंकज जी की राय है, अगर आप नए निवेशक हैं और ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है आपको अपनी निवेश की जर्नी को शुरू करने में कि कौन से फंड में निवेश किया जाए, और लंबी अवधि का नजरिया है, तो आप मल्टी कैप फंड पर भरोसा कर सकते हैं। अगला सवाल हमारे साथ है निशांत वर्मा का, यूट्यूब के जरिए सवाल भेजा है। निशांत वर्मा ने, उनका जो लक्ष्य है 1.5 करोड़ का अगले 15 साल के अंदर एसआईपी करते हैं, 18,000 की 7 फंड के में निवेश किया है। निशांत का जो पोर्टफोलियो है वो है आदित्य बिरला एबीएसएल लार्ज कैप 2,000 रुपये, एचडीएफसी लार्ज कैप 1,000 रुपये, कोटक फ्लेक्सी कैप 1,000 रुपये, कोटक मिड कैप 1,000 रुपये, आईसीआईसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी 8,000 रुपये, डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर 2,000 रुपये, कोटक ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड 3,000 रुपये। विश्वजीत जी, क्या सलाह होगी उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए? क्या सही ट्रैक पर है या फिर कुछ और बदलाव की जरूरत है? जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत निशांत को देखना होगा कि अगर वो न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं, क्योंकि 2 ईएलएसएस फंड में एसआईपी चल रही है। अगर न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो शायद उनको ईएलएसएस की जरूरत ना हो। उससे बेहतर है कि ये पैसा जो है एग्जिस्टिंग फंड्स में ही निवेश करें, एडिशनल ईएलएसएस की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में है तो बिल्कुल अपना ईएलएसएस में कंट्रीब्यूशन चलाते रहें। जहां तक अगर पोर्टफोलियो देखें तो 2 लार्ज कैप फंड हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ का भी लार्ज कैप फंड है और एचडीएफसी का भी लार्ज कैप फंड है। तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप में वही 100 स्टॉक्स होते हैं, तो ओवरलैप देखने को मिलता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि एचडीएफसी का लार्ज कैप की जगह एचडीएफसी की एएमसी का ही एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लें, ताकि एक डिफरेंट कैटेगरी भी ऐड हो जाएगी और यहाँ पे थोड़ा सा मिड कैप का एक्सपोजर भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा फ्लेक्सी कैप फंड भी अच्छा है, कोटक मिड कैप भी है इनके पास। आईसीआईसी वैल्यू डिस्कवरी देखें तो इसमें 8,000 रुपए की एसआईपी है। बाकी फंड्स में देखें तो 1,000-2,000 की है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, तो मेरे हिसाब से 3,000 रुपए यहाँ कम किए जा सकते हैं और इसकी जगह एक स्मॉल कैप फंड लिया जा सकता है, जिसमें कि मैं सजेस्ट करूंगा कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप या फिर बंधन का स्मॉल कैप कंसिडर कर सकते हैं, ताकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरीज में इनका एक्सपोजर ठीक रहे। तो स्मॉल कैप फंड नहीं है तो निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड ले लें, और इससे ये पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा। और अगर गणित देखें तो 18,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, तो यहाँ अगर ये 15 वर्ष के लिए करते हैं तो 90 लाख रुपए बनते हैं, और उनका लक्ष्य जो है वो 1.5 करोड़ का है। तो इनको कम से कम 10% का एनुअल एसटीपी स्टेप अप करना पड़ेगा अपनी एसआईपी में, ताकि अपने 1.5 करोड़ तक लक्ष्य तक पहुंच पाए। तो एसआईपी को और बढ़ाएं, एक लार्ज कैप फंड से निकल के लार्ज एंड मिड कैप में चले जाएं,
वैल्यू डिस्कवरी से 8,000 से 5,000 में आ जाएं, वो 3,000 फंड रुपए जो है एक स्मॉल कैप फंड में निवेश करें जो कि पोर्टफोलियो में अभी मिसिंग है। तो ये सब बदलाव करें, बाकी पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं वो अच्छे हैं, उसमें निवेशित रह सकते। स्टेप अप करें, कुछ पोर्टफोलियो में चेंजेस करें जो विश्वजीत जी ने बताए हैं, और उसके बाद उन्हें जो अपना लक्ष्य है उसे हासिल करने में आसानी होगी। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे और हमारे जो दर्शक हैं जिन्होंने हमें सवाल भेजे हैं उनके सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। एक्सपर्ट से उनकी राय जानेंगे। तुरंत हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश के दो जाने माने एक्सपर्ट विश्वजीत पारासर और पंकज मटपाल जी। सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शैलेंद्र का सवाल है हमारे पास, और शैलेंद्र का जो लक्ष्य है वो 2 करोड़ रुपए का है। अगले 12 साल के अंदर एसआईपी कर रहे हैं 31,000 की, स्टेप अप भी कर रहे हैं 10% का, और पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाना चाहते हैं। जो शैलेंद्र का निवेश है वो मैं पंकज जी को बताना चाहता हूं। यूट्यूब के जरिए उन्होंने सवाल भेजा है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के अंदर 5,000 रुपए की एसआईपी है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,000 रुपए, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप 6,000 रुपए, कोटक मल्टी कैप 6,000 रुपए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 4,000 रुपए और बंधन स्मॉल कैप फंड में 5,000 की एसआईपी है। शैलेंद्र जी को क्या सलाह होगी पंकज जी? पंकज जी, एक और चीज, अभी अभी आपने जो मल्टी कैप के ऊपर अपनी राय दी, तो एक गुजरात से हमारे पास मैसेज आया है मुकेश का। मुकेश एक आपसे पूछना चाहते हैं कि मल्टी कैप और मल्टी एसेट में क्या फर्क होता है। लेकिन पहले आप शैलेंद्र का जो ये पोर्टफोलियो है इसका रिव्यू कीजिए, शैलेंद्र को सलाह दीजिए, फिर फॉलोअप में मैं जो मुकेश ने आपके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट करी वो सवाल पूछूंगा। जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी निवेश कर रहे हैं, जो ऑलरेडी 5,70,000 रुपया इकट्ठा हो गया है शैलेंद्र जी के पास में, और प्लस जो एसआईपी हो रही है 31,000 की, तो अगेन 12% के सीएजीआर पर कैलकुलेट करते हैं तो 12 साल में करीब 1,72,00,000 रुपए इकट्ठा हो पाएंगे, क्योंकि 10% से स्टेप अप भी कर रहे हैं। तो जो टारगेट है इनका 2 करोड़ का, उसको करने के लिए एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना होगा, और वो बढ़ाना होगा सीधा आपको 31 की जगह 37,000 करना होगा, यानी कि 6,000 रुपया महीना आपके एसआईपी का अमाउंट बढ़ना चाहिए। तो ये अगर पॉसिबल है तो बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज तो फिर समय के साथ 10% नहीं, उससे ज्यादा आपको अपने निवेश को बढ़ाना होगा या फिर बीच में टॉप अप करना होगा, ताकि आप अपना जो लक्ष्य है उसे हासिल कर पाए। पर अच्छा यही होगा कि इस वक्त मुमकिन हो तो 6,000 5,000 जो भी हो उससे आप बढ़ा लें। दूसरी बात यह है कि आपने सवाल इसमें और भी है कि मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड पोर्टफोलियो में 2 स्कीम है। तो एक ही एएमसी की 2 स्कीम, कई बार हम कहते हैं कि आपको बहुत सारी स्कीम नहीं रखनी चाहिए सेम यहाँ से एक फंड हाउस से, पर यहाँ पर जो टोटल पोर्टफोलियो देख रहा हूं मैं उस हिसाब से ये दोनों भी स्कीम अगर आपके पोर्टफोलियो रहेंगी लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। सारे फंड्स अच्छे हैं, इन्हीं में बने रहिए, कोई फंड ऐड नहीं करना है, किससे निकलना नहीं है, और सिर्फ आपको एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना है, ये मेरी राय है। तो ये तो रहा जवाब शैलेंद्र जी के लिए। दूसरा सवाल जो आपने पूछा अनुराग जी की मल्टी एसेट और मल्टी कैप, देखिए नाम से मालूम चलता है जब बात आ रही है मल्टी कैप तो इसका मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारे कैप यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जब बात है मल्टी एसेट की, तो एसेट का मतलब क्या हुआ? इक्विटी एक एसेट है, डेट दूसरा एसेट है, गोल्ड सिल्वर अलग एसेट है। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में एक से ज्यादा एसेट क्लास होते हैं, मतलब मिनिमम 3 एसेट क्लास होना जरूरी है, और हर एसेट क्लास में मिनिमम 10% एलोकेशन, जो स्कीम का टोटल एसेट है उसका मिनिमम 10% हर एसेट में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में आपको इक्विटी मिलेगा, शेयर बाजार में भी निवेश होगा, आपका पैसे का निवेश बॉन्ड डिवेंचर में भी होगा, और साथ ही गोल्ड में भी आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा आपके पोर्टफोलियो का। तो दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं और दोनों में काफी अंतर है। मल्टी कैप प्योर इक्विटी फंड है और मल्टी एसेट फंड एक हाइब्रिड फंड है। बिल्कुल, तो ये जो क्लैरिफिकेशन दोनों में क्या अंतर है, एक दर्शक का सवाल था, वो पंकज जी ने बताया। अगला सवाल हमें भेजा है रोहन झा ने। पोर्टफोलियो में जो उन्होंने
निवेश किया है, लक्ष्य है 3 करोड़ का, अवधि है 15 साल की, एसआईपी कर रहे हैं, 27,000 रुपए की 6 फंड में उनका निवेश है। पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाना चाहते हैं। उन्होंने जो निवेश किया है वो बंधन वैल्यू फंड के अंदर 4,000 रुपये, बंधन बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड में 2,000 रुपये, महिंद्रा मनु लाइफ मल्टी कैप के अंदर 5,000 रुपये, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर 5,000 रुपये, टाटा स्मॉल कैप में 6,000 रुपये और एडलवाइज मिड कैप में 5,000 रुपये। विश्वजीत जी, कैसा है पोर्टफोलियो और इनको जो अपना टारगेट हासिल करना है उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल जो इनका टारगेट है 3 करोड़ का रोशन झा जी का, अगर 27,000 की एसआईपी लेके चले तो 12% का सीएजीआर लेके चले तो, क्योंकि इन्होंने 20 वर्ष का समय रखा हुआ है, तो 2 करोड़ 70 लाख बन जाते हैं यहाँ पर जैसा इन्होंने बोला कि 10% का स्टेप अप करने के लिए तैयार है, तो 3 करोड़ नहीं, करीब करीब 5 करोड़ 36 लाख रुपए बन जाते हैं अगर ये हर वर्ष अपनी एसआईपी में 10% का स्टेप अप करते हैं। तो ये पावर ऑफ स्टेप अप है और ये लंबी अवधि का लाभ है कि अगर 20 वर्ष के लिए आप निवेश करते हैं और स्टेप अप करते हैं तो एक बहुत बड़ा कॉर्पस जनरेट कर पाते हैं। सभी दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना समय आप देंगे निवेश को उतना ज्यादा अच्छे रिटर्न्स बनेंगे, रिस्क कम होगा और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो पूरा लाभ है वो आपको कॉर्पस में नजर आएगा, आपको गोल में नजर आएगा। अगर इनका पोर्टफोलियो देखें झा साहब का, तो कहीं ना कहीं इसमें 2 स्मॉल कैप फंड है। टाटा स्मॉल कैप फंड में अच्छी खासी अमाउंट 6,000 की कर रहे हैं और इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड भी है। लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो में देखें तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप फंड मिसिंग है। तो मेरे हिसाब से 2 स्मॉल कैप की बजाय एक लार्ज कैप फंड को कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पे मैं सलाह दूंगा इनको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, और 2,000 रुपये नहीं, थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इनके पास मल्टी कैप फंड भी है, महिंद्रा का मल्टी कैप फंड, तो वहां पे ये 5,000 निवेश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वहां से कुछ कम कर सकते हैं, 2-3 हजार रुपए, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लार्ज कैप फंड में ये अपना निवेश बढ़ा सकते हैं, ताकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में एक फेयर अमाउंट का एलोकेशन हो जाए। और मल्टी कैप भी यही होता है, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप पंकज जी ने अभी बहुत विस्तार से समझाया भी है। तो यहाँ पे मल्टी कैप की शायद इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पोर्टफोलियो में ऑलरेडी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप यहाँ पे नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा ये बदलाव करें, 10% का स्टेप अप करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉर्पस यहाँ पे बन सकता है। देखिए विश्वजीत जी, आपने भी, मैं जितने भी सवाल आपने लिए हैं उसमें आपकी पहली प्रतिक्रिया ये भी रही कि पोर्टफोलियो काफी अच्छा बनाया है। तो आपको क्या लगता है कि अब जो निवेशक है, आपके दर्शक, हमारे दर्शक है, उनमें एक जानकारी आ गई है, उनमें एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि एक बेसिक पोर्टफोलियो वो बना रहे हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप का सबका मिश्रण करके बना रहे हैं, केवल एक ही स्कीम में या एक ही सेगमेंट में नहीं जा रहे हैं। ये दर्शक जो है, निवेशक है, वो धीरे धीरे अब मैच्योर हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो ज्यादातर जो ये शोज देख रहे हैं और पंकज जी की सलाह लेते रहते हैं, मेरे हिसाब से मेच्योरिटी काफी नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके के सवाल 2 साल पहले आते थे, आज जो सवाल आते हैं वो काफी, जैसे 1-2 सवाल में तो कुछ ज्यादा छेड़छाड़ करने की आवश्यकता भी नहीं थी। तो मेरे हिसाब से काफी मैच्योर हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है इन्वेस्टर, और ये बहुत अच्छी बात है, इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छी बात है। इस तरीके शोज जो है लोगों को काफी लाभ दे रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर एजुकेशन की अभी भी बहुत कमी है, अवेयरनेस की अभी भी बहुत कमी है। तो मेरे हिसाब से जो लोग ऐसे शोज देखते हैं वो ऑलरेडी समझ जाते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में डाइवर्सिफिकेशन होना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि सारे रिटर्न स्मॉल कैप में आ रहे हैं तो सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल दें या फिर मिड कैप में डाल दें। तो ये बहुत अच्छी चेंज नजर आ रही है। मुझे लगता है आगे चल के ये काफी अच्छा लोगों में और निवेशकों में पॉजिटिविटी करेगा और नए निवेशकों को ऐड करने में मदद करेगा। आपने बोला पंकज जी को देखते हैं, आपको भी तो देखते हैं, आपकी भी तो इतनी फैन फॉलोइंग है, आपसे जुड़ी हुई भी रिक्वेस्ट आती है दर्शकों की, तो मतलब आप भी मॉडेस्ट हो रहे हैं कि आपने पंकज जी को ज्यादा श्रेय दिया। पंकज जी को फॉलो करते हैं। नहीं सर, आपके भी फैन फॉलोइंग है, कई सारे दर्शक ये बकायदा मेंशन करते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो विश्वजीत जी से रिव्यू कराइएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। विश्वजीत जी मेरे दोस्त हैं, इसके लिए मेरा नाम ले रहे हैं। तो सर पंकज जी, आप बताएंगे कि विश्वजीत जी थोड़े मतलब मॉडेस्ट व्यक्ति है, जो अपना श्रेय भी पूरा आपको दे रहे हैं, दोस्त को दे रहे हैं। आप पंकज जी की ड्रेसिंग देखो कितनी जानदार है। पंकज जी की हर चीज में आपको एक चमक नजर आएगी, एडवाइस हो, ड्रेसिंग हो, जो भी चीज है। जी जी उतने ही एक्सपर्ट है, जितना मैं जानता हूँ उतना वो भी जानते हैं। बस ये दोस्ती वाली बात है, निभा रहे हैं दोस्ती स्क्रीन पर। और श्रेय आपको ज्यादा दे रहे हैं पंकज जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे दोस्तों की पहचान है।
तो आखिरी सवाल जो है आज का वो हमें भेजा है जॉन गोम्स ने, और ये सवाल हमारे पास ईमेल के जरिए आया है, दुबई से आया है, 7 समंदर पार से आया है सवाल। लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप में निवेश की रणनीति जानना चाहते हैं। 6 से 7 साल तक निवेश की प्लानिंग है। आईसीआईसीआई प्रू भारत 22 फंड ऑफ फंड में बेहतर रिटर्न नहीं मिला है, फंड से निकलना चाहिए या नहीं, इसकी सलाह चाहते हैं। इसके अलावा उनके द्वारा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई पोटेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड, एसबीआई ब्लू चिप, मिरा एसेट, ईएलएसएस, निपॉन इंडिया गोल्ड सेविंग, आईसीआईसीआई पोटेंशियल मल्टी एसेट और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में भी निवेश किया हुआ है। विश्वजीत जी, क्या सलाह होगी आपकी? जॉन गोम्स का सवाल है दुबई से। देखिए, जॉन गोम्स थोड़े से कंजर्वेटिव निवेशक नजर आ रहे हैं और बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि 6-7 साल का ही समय है, ज्यादा लंबा टाइम होराइजन इन्होंने नहीं रखा है। उसके हिसाब से हाइब्रिड फंड जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट है या एचडीएफसी का बैफ है, तो ये अच्छे फंड्स हैं, ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है, तो इनमें रिस्क भी थोड़ा कम रहता है। तो मेरे ख्याल में अच्छी फंड सिलेक्शन है। लेकिन 2 फ्लेक्सी कैप फंड है, तो यहाँ पे मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड से स्विच करके एचडीएफसी के ही फोकस 30 फंड में चले जाएं, क्योंकि एक डिफरेंट कैटेगरी ऐड हो जाएगी और फ्लेक्सी कैप फंड के रूप में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है। जहां तक कि उन्होंने पूछा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत फंड ऑफ फंड में इनको अच्छी रिटर्न देखने को नहीं मिली है, अगर हम इस फंड की पुरानी रिटर्न्स देखें 3 साल 5 साल की, तो काफी अच्छी रिटर्न्स हैं। हाँ, लास्ट 1 ईयर में ये रिटर्न अच्छी देखने को नहीं मिली। अगर इस फंड को समझें तो ये फंड ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है, भारत फंड ऑफ फंड के। ये गवर्नमेंट की जिन स्टॉक्स में गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं स्टेक है, या तो पीएसयू कंपनीज हैं या पब्लिक फाइनेंशियल कॉर्पोरेट्स हैं या फिर प्राइवेट कंपनीज में भी जहां पे गवर्नमेंट का स्टेक है, ये उन 22 कंपनियों का एक बंडल है जहां पे ये निवेश करता है। तो लास्ट ईयर में कुछ ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिली है। अगर ये वहां से बदलना चाहते हैं तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में चले जाएं, जो कि एक डिफरेंट कैटेगरी भी ऐड हो जाएगी और सेम एएमसी का है, तो मेरे ख्याल में काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बट ये 22 फंड स्टॉक्स जो हैं, ये भी काफी अच्छे कंपनीज के शेयर्स होते हैं, जैसे कोल इंडिया, ओएनजीसी टाइप ऑफ कंपनीज के शेयर स्टॉक हैं। तो कुछ समय अगर रुक सकते हैं तो आगे चल के, क्योंकि अभी एनर्जी में ज्यादा अच्छे रिटर्न देखने को नहीं मिले सेक्टर में, तो शायद आगे चल के यहाँ पर रिटर्न देखने को मिले, तो कुछ समय दे सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं बनती है बात तो शायद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप में ये स्विच कर सकते हैं। वक्त दे और उसके बाद स्विच करें, ये राय है विश्वजीत जी की। विश्वजीत जी, एक चीज अभी आपने बोली पंकज जी के बारे में कि देखिए पंकज जी की अपीयरेंस देखिए, टाई देखिए, सूट वूट देखिए, तो आप मानते हैं कि पंकज जी की जो रियल एज है उससे काफी यंग लगते हैं, और कितने साल यंग लगते हैं रियल एज से? ये आप कोई बता ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से 35 साल से ज्यादा उम्र नहीं है पंकज जी की, मान लेते हैं 40 वर्ष की उम्र है। बट पंकज जी का जो मेच्योरिटी लेवल है, जो विजडम है, जो नॉलेज का डेप्थ है, वो उनकी एज में भी रिफ्लेक्ट करता है और उनकी एडवाइस में भी नजर आता है। तो ये उनकी सलाह से हम लोग बहुत सारे लोग सीखते हैं, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस के साथ पंकज जी ये सारी बातें बोलते हैं। तो पंकज जी, आप भगवान करे आपकी उम्र काफी लंबी हो और आप ऐसे लोगों को सलाह देते रहे। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप जो एक्सपर्ट्स हैं पंकज जी, विश्वजीत जी, जो देश भर के अंदर जिनसे जुड़े हुए सवाल हमें आते हैं और जो निवेशकों का ये कहना होता है कि इन एक्सपर्ट से हमारा पोर्टफोलियो रिव्यू कराया जाए, और आप लोगों की जो फैन फॉलोइंग है, और इससे जो निवेश की स्ट्रेटजी है और हमारा भी जो मकसद है कि देश के कोने कोने तक लोगों को निवेश से जुड़ी हुई स्ट्रेटजी के बारे में पता चले, लोग भी म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करें और अपने पैसे को बढ़ाए। तो आज के शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और एक जो दूसरा टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, पंकज जी और विश्वजीत जी, आज आप हमारे साथ जुड़े।